हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी एस ओ एल और एन सी वैप के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो कि शुरू होंगे, ठीक है, उनके बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, अगर आप इनमें से किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, एस ओ एल डी यू में या फिर एन सी वैब में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ठीक है, इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए। अगर आप आज नहीं तो कल एग्जाम देंगे, एस ओ एल में किसी कॉलेज एग्जाम देंगे, तो ये वीडियो स्टिल आपके लिए है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एग्जाम चल रहे हैं, उन एग्जाम्स को आपको किस प्रकार अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको याद रखना है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपकी हेल्प करेंगी आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो ऐसा मत सोचिए कि वीडियो केवल इसी एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए है। नहीं, अगर आप 6 महीने बाद, 8 महीने बाद एग्जाम्स देंगे तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए नहीं है, सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार आंसर राइटिंग करना है, किस प्रकार आपको जो एग्जाम से पहले प्रिपरेशन है वो करनी है। ठीक है, इन सब चीजों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस एंड राइट वे टू राइट आंसर इन योर एग्जाम 2024-2025। ठीक है, जो एग्जाम चल रहे हैं करंटली, उन स्टूडेंट्स के लिए भी, कि अगर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसका आंसर लिखने का जो सही तरीका है, उस चीज के बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, कि आपको पहले तो क्या करना है भाई, देखिए, क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ चीज़ें होती है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट, आपको क्वेश्चन पेपर मिला, ठीक है? आपने पढ़ा और डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया धड़ाधड़। नहीं, वहाँ पे आप क्या करेंगे, गलती करेंगे। काफ़ी ज़्यादा आपसे गड़ी गलतियाँ हो सकती है, जिससे क्या होगा, आपके जो मार्क्स है काफ़ी हद तक कट सकते हैं या फिर काफ़ी कम मार्क्स आ सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है? इसको हम थोड़ा-सा आगे चलेंगे ना, तो हम देखेंगे कि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। आंसर राइटिंग के लिए आपको क्या करना है, राइट फॉर्मेट फॉर आंसर राइटिंग। आपको जो सही फॉर्मेट है आंसर राइटिंग का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये अगर आप तीन चीजें सही प्रकार से करते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, आंसर को राइट करते हैं और आंसर को सही तरीके से लिखते हैं, तो आपके जो मार्क्स है वो आपके गुड मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, मतलब यही तरीके हैं आपके अच्छे नंबर लाने के। चलिए देखते हैं। देखिए, बेस्ट वे टू राइट आंसर इन एग्जाम शीट। अब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, अब आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है, ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, किताबों में से सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। फिर भी अगर आपके कहीं नंबर कट रहे हैं, ठीक है, आपने सब कुछ सही लिखा है, फिर भी अगर आपके कहीं नंबर कट रहे हैं, तो वो नंबर कटने के चांसेस सिर्फ यही है कि आपको जो आंसर सही तरीके से लिखना था, वो आपने नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या है कि बेस्ट वे टू राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इन सेक्शंस। आपको क्या करना है, आंसर को सेक्शंस में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे कि एक प्रकार से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, अब आपने आंसर लिखना चालू करा, आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ आपने बना दिए। ठीक है, 8 8 10 लाइन के पैराग्राफ बनाते हुए आप चले गए। तो ये सबसे गलत तरीका और सबसे खराब तरीका है आपके आंसर राइटिंग का। ठीक है, जब तक आपसे आंसर में पूछा ना जाए निबंध लिखने के तौर पे, या फिर, ठीक है, इस प्रकार से, तब तक आपको इस फॉर्मेट का यूज नहीं करना। कौन से फॉर्मेट का, बड़े बड़े पैराग्राफ्स के फॉर्मेट का। ठीक है, अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आपको लिखना है आंसर को सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज किस प्रकार से, पहला आपका जो सेक्शन बनेगा, हम मैं आपको एग्जांपल के तौर पे नीचे दिखाऊंगा आंसर किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या लेंगे। तो पहला जो आपका सेक्शन बनेगा, जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक चीज आपसे पूछी गई होगी। क्वेश्चन लिखने से पहले आपको क्या बताना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जैसे भाई हो सकता है शीत युद्ध के बारे में पूछ लिया गया, तो शीत युद्ध के कारण पूछ लिए गए आपसे। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोग डायरेक्ट शीत युद्ध के कारण लिखना ही चालू कर देंगे, कि शीत युद्ध के कारण पॉइंट डाला और देन आपने 6 पॉइंट बना दिए। नहीं, ये सबसे गलत तरीका है। क्या तरीका है, कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट क्वेश्चन। क्वेश्चन में शीत युद्ध के बारे में बात करी गई है, उसके कारण पूछे गए हैं, तो आपको शीत युद्ध के बारे में कम से कम 5 से 6 लाइन का इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हैं कि भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध आरंभ हो गया था, जिसमें दो महाशक्तियां, अमेरिका और सोवियत संघ, आमने सामने थी।
ठीक है, ये शीत युद्ध इस समय से इस समय तक चला था, जिसके अंतर्गत कोई युद्ध हुआ होगा अगर छोटा-मोटा तो आपको वो बता देना है। ठीक है, दोनों शक्तियाँ भाई हथियारों की होड़ में लगी हुई थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम कर रही थी। इस प्रकार से जो भी आप अच्छे से अच्छा इंट्रोडक्शन बना पाएँगे, वो आपका सबसे सही तरीका होगा। ठीक है, तो क्या है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस टॉपिक के बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना है। कम से कम आपको 5 से 6 लाइन में तो देखिए ये करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 लाइन में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और आपने लिख दिया। अगर आपका क्वेश्चन मान लीजिए 14-15 नंबर का है, ठीक है? तो 1-2 लाइन के ब्रीफ इंट्रोडक्शन में काम नहीं चलेगा। कम से कम 5-6 लाइन का आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ब्रीफ का मतलब छोटा, बट आपका 5-6 लाइन का इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए। ठीक है? अब देखिए, अब आपने क्या लिख दिया, अब आपने इंट्रोडक्शन जो था वो अपना तैयार कर दिया। अब आपको क्या लिखना है? अब आपको लिखना है मेन पॉइंट्स जो कि आपके आंसर मतलब क्वेश्चन में पूछे गए हैं। जैसे हमने शीत युद्ध का उदाहरण लिया था, तो आपने शीत युद्ध के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया 5 से 6 लाइन का। अब आप लिखेंगे शीत युद्ध के कारण, ठीक है? उस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद अब आप लिखेंगे मेन आंसर में जो पॉइंट्स पूछे गए हैं। ठीक है, मेन आंसर के जो पॉइंट्स हैं, कम से कम आपको 6 से 7 मेन पॉइंट्स बनाने हैं। एक्सप्लेन ईच पॉइंट। ठीक है, एक्सप्लेन ईच पॉइंट। अब जैसे हमने शीत युद्ध का उदाहरण लिया था कि भाई शीत युद्ध के कारण पूछे गए थे, तो शीत युद्ध का कारण नंबर 1, ठीक है, कारण का जो भी नाम है आपने वो लिखा, उसको उस चीज को अंडरलाइन करा और आपने उस कारण को एक्सप्लेन किया कम से कम 2 लाइनों में। 2 से 3 आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो 4 लाइन में आपने एक्सप्लेन करा। ठीक है भाई, हथियारों की होड़ लग गई थी, ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, साथ में जो उनका हम कह सकते अवधारणा, ठीक है, जो अवधारणाएं थी भाई जो अमेरिका था वो अलग अवधारणा मानता था, सोवियत संघ अलग अलग अवधारणा मानता था, तो इनके बीच में जो चेंजेस थे इस चीज के, तो ये पॉइंट बनते चले जाएंगे। अब आपके आपने पॉइंट लिखना चालू करा, आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया, ठीक है। अब आपने शीत युद्ध के कारण लिखे, पहला कारण बता दिया आपने, ठीक है, दूसरा कारण। ऐसे करते करते आपको कम से कम 6 से 7 जो मेन कारण है वो बताने हैं, 6 से 7 मेन पॉइंट्स में बांटना है। अब हो सकता है आपके क्वेश्चन में कारण ना पूछे, परिणाम ना पूछे, आपके क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया जाए। स्टिल आपको क्या करना है, उस चीज को बड़े बड़े पैराग्राफ्स की बजाय आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो कि अगर आप करेंगे तो इसके मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये करना क्यों जरूरी है। अब देखिए, एग्जामिनर है, ठीक है, आपका आंसर शीट चेक कर रहा है, आपको पता है कि वो लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं कभी भी। आपका नहीं है कि आपने कितना भी अच्छा डिटेल में लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको ऊपर से ही आपके आंसर में जो मेन चीज चाहिए वो दिख गई, आपके नंबर फुल है। बट अगर उन्हें नहीं दिखी, दिखे बड़े बड़े पैराग्राफ, आपके नंबर वहीं कम हो जाएंगे। हो सकता है 4 नंबर का आपका मतलब एक प्रकार से 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको मिल रहे हैं 9 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, वहाँ पे आपके नंबर बहुत कट गए। बट अगर आपका क्वेश्चन सही वे में लिखा है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, पॉइंटों में आपके आंसर, एंड में कंक्लूजन, ठीक है, जो कि हम कंक्लूजन की भी अभी बात करेंगे, एंड में कंक्लूजन, तो ये चीजें आपके आंसर को एक तो सही फॉर्मेट में, ठीक है, सही स्टैंडर्ड में दिखाती है। तो ये आप चीजें आपके लिए क्या है, जरूरी है। तो अब आपने कम से कम 6 से 7 पॉइंट जो है वो तैयार कर दिए। मिनिमम आपको कोशिश करनी है कि 5 पॉइंट से कम तो आप बिल्कुल ना लिखिए, 5 पॉइंट तो बनाइए ही बनाइए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको पॉइंट ना याद आए, ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में पॉइंट ना ही बने, तो आपको कम से कम 5 पॉइंट बनाने की तो पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, क्या करना है, पॉइंट लिखना है, उसको अंडरलाइन करके पॉइंट को, ईच पॉइंट को आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो आपका जो आंसर है, मेन आंसर है, वो तैयार हो जाएगा। अब आपने मेन आंसर लिख दिया, अब आपका आएगा पॉइंट आएगा कंक्लूजन पे। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। जितने भी बड़े बड़े चीजें आपने ऊपर बताई है, केवल उनको 5 से 6 लाइन में नीचे एक्सप्लेन कर देना है। शीत युद्ध के कारण का हमने उदाहरण लिया, तो शीत युद्ध के कारण को लेते हुए आपको 5 से 6 लाइन में वो जो आपने ऊपर पॉइंटों में बताया है बड़े बड़े, उनके छोटे छोटे पॉइंट आप नीचे बना दीजिए। ठीक है, एक पैराग्राफ लिख दीजिए 5 से 6 लाइन का, जिसमें आपने छोटे छोटे पॉइंटों में उसको एक्सप्लेन कर दिया। निष्कर्ष लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके आंसर को एक तरह से कंप्लीट करता है। ठीक है, तो कहीं भी ऐसा मत सोचिए कि भाई हमने निष्कर्ष लिखना जरूरी नहीं है, या फिर निष्कर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, बहुत जरूरी है। ठीक है, निष्कर्ष लिखना एक आप कह सकते हैं कि जो आंसर को कंप्लीट करता है वो एक निष्कर्ष ही है। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने मेन पॉइंट्स में अपना आंसर एक्सप्लेन किया और उसके बाद आपने निष्कर्ष दिया, तो ये आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट जो आंसर है, सही वे आंसर को लिखने का यही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपने हर एग्जाम में, हो सकता है आपका पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में, ठीक है, एजुकेशन, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट में आप इस फॉर्मेट का यूज करिए। फुल चांसेस है कि आपके जो फुल मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने सब कुछ सही लिखा है, सारे पॉइंटों को एक्यूरेट लिखा है, तो आपके आंसर, सॉरी, आपके जो नंबर काटने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन,
मेन आंसर्स के 6 पॉइंट और उसके बाद कंक्लूजन। ये आपका जो होगा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट वे है आपका आंसर लिखने का। अब हमने ये समझा, अब मैं आपको उदाहरण के साथ इस चीज़ को समझाता हूँ। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको जो आंसर राइटिंग है वो किस प्रकार से लिखनी है, उसका क्या सही तरीका है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसका एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मेसोपोटामिया या मिस्र में कांस्य युग की सभ्यताओं के उद्भव में पारिस्थितिक और अन्य कारकों के महत्व का मूल्यांकन करें। ठीक है, पारिस्थितिक और अन्य जो कारण हैं उनका आपको मूल्यांकन करना है, किसके लिए? मेसोपोटामिया और मिस्र में कांस्य युग की जो सभ्यताएं थी उनके उद्भव के लिए। ठीक है, कि भाई कांस्य युग की सभ्यताएं मेसोपोटामिया या मिस्र में जो उनका उद्भव हुआ, उसके लिए उस समय की जो परिस्थिति थी उसके कारण, और कौन-कौन से और अन्य कौन-कौन से कारण थे, उनका आपको बताना है। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन हो गया। हमने जैसे ऊपर बात करी कि सबसे पहले आपको देना होगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हमने दिया है परिचय। ठीक है? परिचय में हमने ये क्वेश्चन जो है उसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन दिया है। कांस्य युग के बारे में थोड़ा-सा हमने बताया है और उसकी जो परिस्थिति थी उस समय की, उस चीज़ों के बारे में हमने बताया है। ठीक है? ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ एक्यूरेट लिखनी है, नहीं। आपको उस क्वेश्चन के अंतर्गत जो पूछा गया है, कोई भी हो गया, जैसे कांस्य युग के बारे में पूछा गया तो आपने उसके बारे में बता दिया। ठीक है? इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन के अंतर्गत बता देनी है, एक्सप्लेन करनी है। जब आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे तो हमारा जो मेन उत्तर चालू होगा वो होगा यहाँ से, मुख्य भाग जिसे कहते हैं। ठीक है? मेन पॉइंट जो है, यहाँ पे हमने टोटल 2 और यहाँ पे 6, ठीक है? टोटल 6 पॉइंट हमने क्या करे? एक्सप्लेन करे हैं। आंसर के अंतर्गत हमने 6 पॉइंटों को क्या बताया? एक्सप्लेन किया है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको क्या लिखना है, पहले जो पॉइंट बनता है वो लिखना है, जैसे कि पारिस्थितिक कारकों का महत्व, ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, ये हिस्ट्री का है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट के अंतर्गत और भी पॉइंट बनते हैं, जैसे कि भाई नदियों का प्रभाव हो गया, ठीक है, जलवायु की अनुकूलता हो गई, ये हो गए। तो पॉइंट के अंतर्गत पॉइंट बनते हैं अगर आपके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने मेन पॉइंट का नाम लिखा। जैसे कि यहाँ पे क्या मेन पॉइंट का नाम बनता है? यहाँ पे बनता है भाई पारिस्थितिक कारकों का महत्व। पहला आपका मेन पॉइंट बनेगा पारिस्थितिक कारकों का महत्व, और उसके बाद आपने इस चीज को एक्सप्लेन करना चालू करा, कम से कम। ठीक है, 4 लाइनों से 5 लाइन हो गए। ठीक है, 3 से 4 लाइन में तो आपको करना ही है, ज्यादा छोटा आपको नहीं लिखना। ठीक है, 4 से 5 लाइन में आपने जो ये जो पॉइंट लिखा है इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये हो गया। अब आप दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, जैसे प्राकृतिक संसाधन और उनके उपयोग। ठीक है, ये पॉइंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनते हैं आप वो बनाएंगे। अब आपने पॉइंट लिखा, उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 3, 4, 5 और 6, आपने 6 पॉइंट का नाम लिखे, मेन मेन पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे लिखे पारिस्थितिक संसाधनों का उपयोग, या फिर कृषि का विकास और खाद्य अधिशेष, सामाजिक और राजनीतिक संरचना। अब इस प्रकार के ये जो पॉइंट है ये मेन पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट मतलब ये इनकी हेडिंग है। हेडिंग के बाद आपको उनको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन आपके ऊपर बेस करती है कि आप कितना अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाते हैं, कितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाते हैं। ऐसा नहीं आपको बहुत बड़े-बड़े पैराग्राफ लिख देनी है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना है डिटेल में, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट आपने लिखा है, जो पॉइंट का नाम है, सिर्फ़ उस चीज़ को एक्सप्लेन करके आपको आगे बढ़ जाना है। क्योंकि क्वेश्चन के मतलब एग्ज़ाम के दौरान आपके पास टाइम भी कम होगा, 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है? उसमें अगर आप एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे देंगे, तो शायद आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, वो छूट जाएँ और आपके आंसर जो हैं, वो छूटने के बाद तो कट ही जाएँगे। तो बिल्कुल उसमें ये ठीक है? तो आपको क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन पे ठीक-ठाक टाइम देना है, ठीक है? मेन पॉइंट लिखा, उसको एक्सप्लेन करा, मेन पॉइंट लिखा, उसको एक्सप्लेन करा, फिर जो मेन पॉइंट बनता है, उसको एक्सप्लेन किया। इस प्रकार से आपको करते-करते 6 पॉइंटों को जो है, वो आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है? चाहे तो आप ऐसे पॉइंटों को और ज़्यादा पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस क्वेश्चन को किस प्रकार से याद किया है। ठीक है, वो आपको उस समय एग्जाम के दौरान किस प्रकार से याद है। अगर आपको पॉइंटों में याद आ रहे हैं तो आप पॉइंटों में बनाते हुए लिख जाइए। आपको अगर पैराग्राफ्स में याद आ रहा है तो आप पैराग्राफ में बनाते हुए लिख जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट आपको लिखना इसी तरीके से है कि भाई पॉइंट का नाम और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, पॉइंट का नाम और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आपने ये कर दिया, अब आपका आता है अंत में वही निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, जो भी ऊपर आपने लिखा है उसका निचोड़, मतलब कि भाई आपने ऊपर जितना भी बड़ा बड़ा एक्सप्लेन किया उसको कम से कम शब्दों में, कम से कम 4 से 5 लाइनों में आपको नीचे एक्सप्लेन करके हट जाना है। ठीक है भाई, पारिस्थितिक कारक और प्राकृतिक संसाधन कांस्य युग की सभ्यताओं के उद्भव के मुख्य भूमिका निभाते हैं, इस प्रकार से आपको बता देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया कि भाई कृषि, शहरीकरण, सामाजिक संगठन को प्रोत्साहित किया, जिसमें मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे महान सभ्यताओं का क्या हुआ? विकास हुआ। ये आपका निष्कर्ष बन जाता है। ठीक है, निष्कर्ष कोई देखिए, निष्कर्ष कभी भी एक्यूरेट नहीं होते।
ठीक है, जो आपने ऊपर बताया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको निष्कर्ष नीचे लिखना है। तो ये जो आपका आंसर है, ठीक है, यही एक सही तरीका है और सबसे बेहतर तरीका है आपके अच्छे नंबर पाने का। अगर आपको आंसर आंसर जो है बहुत अच्छे से याद है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आप इस वे में लिखेंगे, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। ठीक है, ये हो जाता है। अब हमने यहाँ पे समझ लिया, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, 6 से 7 मेन पॉइंट्स और अंत में कंक्लूजन, ये हो गया। अब देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं, इन इन एग्जाम अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन बिफोर आंसर राइटिंग। देखिए, सपोज करिए आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, बट आप क्वेश्चन में ही समझ नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो शायद आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी हम यहाँ पे समझते हैं, ये चीज भी हमने एग्जाम के नजरिए से रखी है कि एग्जाम के दौरान आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को समझना है अच्छे से बिफोर राइटिंग आंसर। ठीक है, आंसर को लिखने से पहले पहला क्या आता है, पहला पॉइंट यहाँ पे हमने बताया है कि सम क्वेश्चन आर सिंगल लाइन क्वेश्चन, मीन्स ओनली वन थिंग इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। कई क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, इससे पहले भी आपने 12th तक एग्जाम दिए हैं। ठीक है, आपने कई क्वेश्चन पढ़े होंगे जिसमें सिंपल एक ही चीज पूछी जाती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे शीत युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें मेन चीज एक ही पूछी गई है कि भाई शीत युद्ध के कारण बताने हैं आपको। ठीक है, शीत युद्ध के क्या बताने हैं, कारण बताने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कंबाइन। ठीक है, जिसमें आपने आपसे दो या दो से अधिक पार्ट्स में आपका जो है वो क्वेश्चन बटा होगा, और उसमें आपको उन पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मीन्स मोर देन टू थिंग्स आर आस्क्ड, दो या दो से ज्यादा चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दिया है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर का एंशियंट सोसाइटी सब्जेक्ट का है। ठीक है, एंशियंट सोसाइटी जो आपका सब्जेक्ट है उसका। अब इसकी बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में देखिए, यहाँ पे सिंगल लाइन जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है कि सभ्यता के उत्कर्ष तथा विकास के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों की चर्चा कीजिए। भाई एक ही चीज पूछी गई है, कारण। ठीक है, ऐसे कारण बताने हैं जिन्होंने सभ्यता के उत्कर्ष और उसके विकास में हेल्प करी। भाई कौन से कारण, तो कारण है। ठीक है, और तो कुछ आपसे पूछा नहीं गया। बट ये हो गया आपका सिंगल लाइन क्वेश्चन। वहीं हम बात करते हैं मल्टी लाइन क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है प्रौद्योगिकी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है कि दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के लिए धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करें। यह बन जाता है आपका दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में क्या पूछा गया है कि भाई प्रौद्योगिकी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने दिया है ना, ये क्वेश्चन केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको टॉपिक को समझाने के लिए है कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोग कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे कि आपके जो नंबर है कट जाते हैं। उन गलतियों को इस साल नहीं करना है। ठीक है, इस साल पेपर दे रहा है ऐसा कि आपके नंबर आए फुल में से फुल। तो ठीक है, कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है दो, इसके अंतर्गत आपसे दो चीजें पूछी गई है एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत। पहले आप एक्सप्लेन करेंगे भाई प्रौद्योगिकी परिवर्तन के बारे में। ठीक है, उससे आप क्या समझते हैं आपको ये बता देना है। आप क्या समझते हैं मतलब कि भाई प्रौद्योगिकी परिवर्तन क्या होता है, आपको ये बताना है सिंपल सिंपल शब्दों में। ये आपने बता दिया। अब जब आप ये बता के हटेंगे तो इसी क्वेश्चन के अंतर्गत ये बताने के बाद आपको ये भी बताना है कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए धातु प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रही। ठीक है, धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका को आपको एक्सप्लेन करना है, किस चीज के लिए, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए। तो ये आपका मल्टी लाइन क्वेश्चन हो गया, समझ गए आप कि भाई एक क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें एक ही चीज पूछी जाएगी, जैसे कारण, ठीक है, परिणाम, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए। ये मल्टी लाइन क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाएगा कि पहले तो आपसे किसी भी चीज की मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी चीज की परिभाषा या फिर उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, भाई इस चीज को एक्सप्लेन करिए। जब आप वो एक्सप्लेन करके हटेंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और पार्ट, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया। पहले आपसे परिवर्तन से आप क्या समझते हैं ये पूछ लिया गया, फिर भाई भूमिका पूछ ली गई धातु प्रौद्योगिकी की, किस चीज के लिए, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए क्या भूमिका रही है। तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं है। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि भाई क्वेश्चन में पूछा गया है क्या गया है।
ठीक है। क्वेश्चन मल्टी लाइन क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंगल लाइन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप कह सकते हैं मल्टी लाइन में भी 2-3 चीजें पूछ ली जाती हैं एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत, भाई परिवर्तन भी बताइए, कारण भी बताइए, ठीक है, और उसके परिणाम क्या निकले ये भी बता लीजिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि क्वेश्चन आपका मल्टी लाइन है या फिर सिंगल लाइन है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आए हो आपको इस प्रकार के जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे समझाए हैं उससे आपको समझ आया होगा कि आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम में प्रिपेयर किस तरह से करना है। भाई आपके एग्जाम है इस साल, अब आप एग्जाम के बिल्कुल मोड़ पे खड़े हैं, तो आपको समझना होगा कि आपको जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन। अब आप लोग एग्जाम प्रिपरेशन, जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्जाम अब चालू हो गए हैं 6 तारीख से, तो अब स्टूडेंट पे स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा थोड़ा थोड़ा, कि भाई क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। भाई कि आपको जो एग्जाम है उससे पहले प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है। देखिए, पॉइंट वही सेम है, आपने ये पॉइंट बहुत सारे लोगों से, आपसे पहले भी कई लोग हैं जिसने आपको ये पॉइंट बताए होंगे, बट हम यहाँ पे उन चीज़ों को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो समझिए कि रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल बेसिक डिटेल्स अबाउट ऑल यूनिट्स गिवन इन योर बुक। आपके जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट लीजिए स्टडी मटेरियल की बुक निकालिए, उसको पढ़ना चालू करिए पेज बाय पेज, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मत पढ़िए। समझिए कि आपको क्या करना है, आपकी बुक के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं या फिर जितने भी टॉपिक्स के जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। किस प्रकार से समझिए, देखिए आपकी बुक में हो सकता है शीत युद्ध के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर के अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, ठीक है, तो अगर उनकी किताब में शीत युद्ध के बारे में बात किया गया है, ठीक है, या फिर हम पॉलिटिकल की बात कर लें, तो भाई पॉलिटिकल में जो राजनीति है उसके बारे में बात किया गया है, बेसिक राजनीति में, तो आपको उन जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनके बारे में समझ होनी चाहिए। समझ का मतलब कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि क्या पूछा जाएगा, नहीं, टॉपिक आपसे रिलेट कर सकता है कि भाई आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया, तो अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो आपको वो समझ होगी, आप उसका आंसर बना के लिख पाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक यूनिट, मतलब हर एक यूनिट के जितने भी बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। हर एक यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है? हर एक यूनिट के अंत में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। आपको नहीं पढ़ना यूनिट, कोई जल्दी नहीं है, मत पढ़िए यूनिट। अंत में दिए गए जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को समझिए, उन क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करिए, ठीक है? तो क्या करना है, पहला आपका पॉइंट बनता है कि रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक डिटेल्स अबाउट ऑल यूनिट्स गिवन इन योर बुक। आपकी किताब में जितने भी यूनिट्स दिए गए हैं, उनकी हर एक यूनिट की बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अब आपका ये हो गया, हमारा ये जो पहला पहला पॉइंट था ये हमने एक्सप्लेन किया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, रीड ऑल थ्योरी गिवन इन योर बुक, ठीक है। आप पॉलिटिकल हिस्ट्री और एजुकेशन की अगर किताब है आपके पास, सॉरी सब्जेक्ट है, तो आपको पता होगा कि आपकी किताब के अंतर्गत थ्योरीज दी गई हैं। थ्योरीज का मतलब कि भाई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, थ्योरी दी है, जैसे भाई एरिस्टोटल हो गए या फिर हम कहें और कई सारी चीजें हुई, ठीक है। तो इन लोगों ने जो थ्योरी प्रेजेंट की है, इन थ्योरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनकी थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। इस चीज़ को समझिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट जो है उसके मैंने 3-4 साल के, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब से एनईपी आया है मैंने तब से उसके क्वेश्चन पेपर चेक करे हैं। ये समझ लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि भाई इस व्यक्ति के द्वारा दी गई जो अवधारणा है उसकी विवेचना कीजिए, उसका वर्णन कीजिए, उसको एक्सप्लेन करिए। तो वहां पे आप फंस जाएंगे। आपको क्या करना है कि जितनी भी थ्योरी दी गई है भाई, ठीक है, किताब के अंतर्गत जितनी भी थ्योरी दी गई है, अगर आपके पास हिस्ट्री है उसमें कोई थ्योरी दी है उसको पढ़िए, पॉलिटिकल है उसमें कोई थ्योरी दी है उसको पढ़िए, एजुकेशन है उसमें कोई थ्योरी दी गई है उसको पढ़िए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा दी गई थ्योरी का वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए। आपको थ्योरी का नाम मिलेगा, आपको उस व्यक्ति ने जिसने ये थ्योरी दी है उसका भी नाम मिलेगा, बट अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप उसको जरा भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपके नंबर हद से ज़्यादा कट जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि भाई दी गई थ्योरीज के बारे में आप पढ़िए। यूनिट की बेसिक डिटेल जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको थ्योरीज अपने आप पढ़ने को वहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब आप यूनिट की जो बेसिक डिटेल्स हैं भाई, पॉलिटिकल साइंस में हर एक यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, तो जो थ्योरी होगी वो भी आपको समझने के लिए मिलेगी। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या बताया गया है, क्या थ्योरी है, किस व्यक्ति ने ये थ्योरी प्रेजेंट की है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है कि भाई बेसिक डिटेल्स आपको पढ़ लेनी है, थ्योरी पढ़ लेनी है। अब हमारा अगला पॉइंट बनता है कि प्रिपेयर ऑल दी लास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन विद आंसर एज वेल रिपीट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। ये इसलिए बताया गया है, हमने इसलिए पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि क्या होता है कि एसओएल में एनईपी के एग्जाम्स चल हैं,
ठीक है। एनईपी के बहुत ज़्यादा एग्जाम्स नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पिछले 8-10 सालों से एग्जाम चल रहे थे, सीबीसीएस जो मोड था उसमें चल रहे थे। बट एनईपी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या है कि एग्जाम लास्ट एक प्रकार से कह सकते हैं 2022-23 के आसपास ही आया था, तो तब से चल रहे हैं। तो 2 या 3 बार के एग्जाम पेपर्स अवेलेबल हैं, तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, उन लास्ट ईयर के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको क्वेश्चन के साथ आंसर को समझना है, उनके आंसर प्रिपेयर करने हैं, उनके आंसर करने हैं। अगर आपको आंसर मतलब अच्छे नंबर चाहिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको केवल केवल इस महीने ही मेहनत करनी है। ठीक है, जनवरी जनवरी आपके जनवरी के अंत तक एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो लास्ट ईयर के जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं विद आंसर्स उनको समझिए, उनके आंसर्स को प्रिपेयर करिए। कई सब्जेक्ट्स की वीडियो हम लोगों ने खुद अपने चैनल पे प्रोवाइड करी है, जिसमें हमने क्वेश्चन के साथ आंसर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताया है, आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, तो क्या होता है कि एसएल में मोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, मैंने बहुत क्वेश्चन पेपर देखे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं, आप खुद ही चेक करिएगा, 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपको देखेगा कि किसी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अगले साल पूछ लिया गया डायरेक्ट। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन ही उठा के दे दिया, कोई चेंजेस नहीं क्वेश्चन में, कोई मार्किंग नहीं, कुछ अलग नहीं। ठीक है, सब कुछ पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सेम था, उठा के बस इसमें कॉपी पेस्ट किया है। तो एसएल में क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, उनको अच्छे से करके नंबर प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के आपने प्रिपेयर करे हो। आपके पास अच्छा मौका है कि आपके पास अराउंड 2 से 3 जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर क्वेश्चन कम पूछा गया उसका कोई चांसेस नहीं आने का, बट पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए, उसके आंसर तैयार करिए। ठीक है, समझ गए होंगे कि बेसिक डिटेल्स, थ्योरी, ठीक है, और उसके बाद लास्ट ईयर के जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स है वो, ये चीज़ आपको, मेरे को पता है कि ये चीज़ आपको पता होंगे, आप लोग 12th में भी सेम इसी प्रकार से स्टडी करते होंगे कि आपने बेसिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लिए, जिससे आपको आइडिया लग गया। बट कॉलेज में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जरा भी ढील नहीं देनी है। ठीक है, हर एक यूनिट के बारे में, हर एक थ्योरी के बारे में, और लास्ट ईयर के 1 या 2 टाइम के आपको क्वेश्चन पेपर रिपीट करने हैं, क्योंकि सोल में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला पॉइंट आता है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। देखिए ये सिंपल सी बात है, आपको पता है अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा उसके 1 नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने के कोई नंबर नहीं होते। ठीक है, बट अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अगर आपने कुछ भी पॉइंट बनाए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन की ब्रीफ इंट्रोडक्शन में भी डिटेल्स अगर आपने एक्सप्लेन करी है, तो कहीं ना कहीं 18 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर तो मिलेंगे, वहीं आपके नंबर बनते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जितने क्वेश्चन हैं अटेम्प्ट करिए। ठीक है, आपको ऊपर ही बताया जाता है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना मत भूलिएगा, इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, उसमें लिखा होता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4, 3, 6। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन होते हैं तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इंस्ट्रक्शंस पढ़िए पेपर देने से पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सब अटेम्प्ट करिए, एक क्वेश्चन को भी लीव मत करिए। एग्जाम आप बिल्कुल दे भी रहे हो ना क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एग्जामिनर के हाथ में, तो भी आप आंसर लिखते रहिए, लिखते रहिए। ठीक है, जब तक कि वो छीन ना ले, अगर आपके पास टाइम है तो लिखते रहिए, लिखते रहिए, तब दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया, रीड ऑल दी स्टोरी गिवन इन योर बुक सो यू कैन मेक आंसर ऑन योर ओन, हिंदी एंड इंग्लिश की। अब देखिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश का अगर आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश अगर आपके पास है, तो किताब के अंतर्गत जितनी भी स्टोरीज दी गई है ना सबको पढ़िए। हिंदी और इंग्लिश में सबसे अच्छे लाने जो नंबर है, लाने के जो चांसेस हैं वो हैं आपके स्टोरीज को पढ़कर, उनको समझकर। हम लोग आपको इंग्लिश फ्लुएंसी का जो सब्जेक्ट है, अगर आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे और भी वीडियोस अवेलेबल है, हम भी उसको जल्दी लाएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा कि हद से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी किताब के डायरेक्टली चैप्टर्स में से पूछ लिया गया है, ऐसा नहीं है कहीं और से लाया गया है, नहीं, किताब के डायरेक्ट चैप्टर में से उठा लिया गया, इसको बताइए, इस चीज़ को बताइए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करिए। तो क्या है कि आपको जितनी भी स्टोरीज हैं उनकी बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए, स्टोरी में क्या बताया गया था, किस बारे में थी स्टोरी, ठीक है, राइटर क्या कहना चाहता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे, इन सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन है तभी आप उनको एग्जाम में अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको रीड ऑल दी स्टोरी, मतलब किताब में दी गई जितनी भी स्टोरीज हैं उनको पढ़ लेना है, जिससे कि आप उन स्टोरीज के अकॉर्डिंग अपना जो आंसर है वो बना पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, आपका जो आखिरी पॉइंट है वो है, मस्ट चेक प्रीवियस ईयर पेपर बिफोर योर एग्जाम डेट फॉर एग्जाम पैटर्न अंडरस्टैंडिंग। देखिए आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मेनली हम कह सकते हैं कि
जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जा सकता है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। जैसे कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाई 18 नंबर का कौन सा आ सकता है, 10 नंबर के कौन से आ सकते हैं, ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, आएगा भी नहीं आएगा, ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपको आइडिया रहेगा। और ये चीज़ आपको पता चलेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। ठीक है, पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, मस्ट चेक, मतलब जरूर ही चेक करना है। ठीक है, कंपलसरी ये चेक करना आपके लिए कि आप लोग चेक करें प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो बिफोर योर एग्जाम डेट। चाहे आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हो, इंग्लिश का देने जा रहे हो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ठीक है, एजुकेशन, ईवीएस, कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जाम पैटर्न अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना है, उस चीज को पढ़ लेना है, उसको देख लेना है, तभी आपको एक आइडिया लग जाएगा। हो सकता है कि आप सोच के जाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, पर वहां पे तो आपसे छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ठीक है, आपको लगे कि हो सकता है 5-5 नंबर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, बट आपसे ना पूछा जाए, आपसे सीधा 18 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे। आपके जो नंबर है काफी हद तक कम हो सकते हैं अगर आप सही से जो प्रिपरेशन है वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी कि आपको किस प्रकार से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं अपने एग्जाम से पहले किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है उनके बारे में। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से समझना होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई सिंगल लाइन क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं और मल्टी लाइन क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, किस टाइप से उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो खत्म होती है। आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम के हमारे 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पे हम हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोट्स का स्टोर हमारा अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ कोई से भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, जो भी नोट्स हमने प्रिपेयर कर रखे हैं वो सब आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। आप जाके वहां से स्टडी कर सकते हैं। साथ के साथ हमारा ऐप जिसका नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, प्ले स्टोर पे अगर आप DUSOL भी सर्च आउट करते हैं तो भी ये ऐप आपको मिल जाएगा। ये ऐप हमारे ऐप का लोगो है, आप इसको जाइए डाउनलोड करिए। देख सकते हैं आप 5+ स्टूडेंट्स, 5K मतलब 5,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं करंट टाइम में हमारा ऐप यूज़ कर रहे हैं और ऐप के थ्रू अपनी जो स्टडी है वो कर रहे हैं। हमारी रेटिंग भी 4.2 है। ठीक है, 25 रिव्यूज़ है। आप चाहें तो अपना भी रिव्यू हमारे एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप को यूज़ करना है। अगर आपका कोई भी सजेशन हो, ठीक है, आपको कोई अपग्रेड चाहिए, आपको कोई नोट्स ऐप पे अवेलेबल करानी है, आप हमसे कमेंट करिए। आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे कई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग कमेंट करे हैं। हमने जस्ट 1 घंटे के अंतर्गत वो क्वेश्चन पेपर हमारे एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास भी अवेलेबल है। आप जाइए, हमसे कमेंट करिए, हम लोग आपके जो क्वेश्चन पेपर है, आपकी जो नीड का स्टडी मटेरियल है, नीड का, ठीक है, आवश्यकता का, वो हम प्रोवाइड कराएँगे। तो ये है, ठीक है, ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप बेस्ट ऐप है आपके, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक ये ऐप आपकी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।